के जरिए ये समझाते भी हैं ताकि क्लैरिटी आए कि ये होने कैसे वाला है। यहां आप देखिए जरा, यहां पर आपको वो टनल दिखाई दे रही है जिसके जरिए जिसमें असल में एक जगह पर मलबा गिर जाने की वजह से ये मजदूर फंसे हुए हैं। यहां पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब पहली बार एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए ये फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपिक कैमरा वहां से आपके लिए तस्वीरें लेकर आया। ऑगर मशीन अब एक बार फिर से एक्टिव बताई जा रही है, वो ऑगर मशीन एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम कर रही है और सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक ऑपरेशन ये पूरा हो सकता है। शाम होते होते संध्या के दीपक जब जलेंगे तभी ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है उससे पहले भी ये हो जाए, क्योंकि अब ये जो जिस जगह पर ये गर्डर गिरा हुआ था ये 50 मीटर की दूरी पर, आपको एक बार फिर से बता दूं 62 मीटर वो पूरी विड्थ है जिसमें मलबा फैला हुआ है। उसमें 50 मीटर तक ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन ने पूरा कर लिया था, लेकिन फिर ये स्टील का गर्डर बीच में आ गया। स्टील के गर्डर को गैस कटर से काटा गया है और गैस कटर से काटने के बाद उसके बाद आगे ड्रिलिंग की जा रही है और वहां पर पाइप डाला जाएगा, वो पाइप जिसके जरिए इन हमारे श्रमिक भाइयों को स्केट्स लगे हुए स्ट्रेचर से बाहर खींचा जाएगा। तो ये होने वाला है कुछ ही देर में। अब वो क्योंकि जो एक मेन ऑब्स्टिकल था वो गर्डर वो हटा लिया गया है, ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है, तो अब ये बहुत देर की बात नहीं है, अब ये जल्द मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता वहां से लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं। हर पल अगर वहां कोई हलचल होती है, जैसे ही वहां कोई हलचल होती है वो आपके सामने होती है, क्योंकि हमारे संवाददाताओं का पूरा दलबल वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता राकेश पांडे, हमारी संवाददाता बरखा शर्मा और इसके अलावा हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा दिन रात एक किए हुए हैं। कोई भी अपडेट आप तक डिलेड ना पहुंचे इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं खास मेहमान, उनसे भी आपका परिचय कराता हूं। ये देख रहे हैं आप हमारे संवाददाताओं को, और बरखा तो यहां पर वेव भी कर रही है, उनके पास शायद कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त आ गई है, उनके पास हम चलते हैं फौरन ही। लेकिन यहां मौजूद हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल जो कि टनल एक्सपर्ट हैं और आपको बताएंगे कि यहां पर जो काम चल रहा है वो किस तरीके से एज पर द एसओपी चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां पर। नवीन भटनागर सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डीजी रहे हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के, उन सब के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बरखा अगर कुछ इशारा कर रही है और उनके पास इस समय कोई इंफॉर्मेशन है तो फौरन उनके पास मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन पहले जरा यहां स्टूडियो में मैं खास तौर से एनडीआरएफ के डीजी जो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अभी मौजूदा कुछ आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं सर? अच्छा, डीआईजी साहब, ओके, तो डीआईजी साहब हमारे साथ यहां मौजूद। सर, अब से कुछ देर पहले वहां से एनडीआरएफ के एक बड़ी अथॉरिटी उन्होंने ये बताया कि ये किसी भी वक्त अब पूरा हो सकता है। जो मेन ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर कर लिए गए हैं और पूरा फोकस के साथ वहां जो मौजूद टीम है वो काम कर रही है। इसके पहले ड्राई रन्स भी किए गए हैं, रिहर्सल्स भी की गई हैं, सब कुछ प्लान के मुताबिक होता दिखाई दे रहा है या कोई ऐसी बात है जिसकी तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक बोला है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है हम लोग पहले उसका ड्राई रिहर्सल करते हैं और उसमें एफिशिएंसी देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी, कितने समय में, यहाँ समय इंपॉर्टेंट है, कितने समय में हम उसको रेस्क्यू करके ला सकते हैं, इसकी रिहर्सल की गई है। और एक दिन 2-3 दिन से कर रहे हैं रिहर्सल। और क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, इसके अंदर क्या हुआ है कि बार बार जो ऑब्स्टिकल आई है उसके चलते हमारा रेस्क्यू में डिले हो रहा है। आपकी परमिशन से सर मैं सत्येंद्र मित्तल जी के पास एक बार जाना चाहता हूं, क्योंकि जो मुझे बताया जा रहा है कि उनसे जो लिंक है बड़े मुश्किल से एस्टैब्लिश हुआ है, उनके पास एक बार होकर मैं फिर से आता हूं। सत्येंद्र मित्तल सर, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि मैं इंट्रोड्यूस आपको मैं पहले ही करा चुका हूं। एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, यहाँ क्योंकि आप टनल एक्सपर्ट हैं, दो चीजें मैं समझना चाहता हूं। एक तो ये कि थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली इसलिए मैं जाना चाहता हूं कि ये टनल का काम हमारे देश में बनाए जाने का आखिरी काम नहीं है, यहाँ कई और टनल्स बनाए जाने हैं। क्या सबसे बड़ा लेसन मिलता है, कहां सबसे बड़ी आप किस चीज को आप चूक के तौर पर देखते हैं? टनल बनाना एक देश की आवश्यकता है और हमारे जो सीमांत प्रदेश और सीमांत इलाके हैं उसमें आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी करना होता है, उसमें टनल बहुत सहायक होती हैं। या अगर हमारे सेना के लोग पहले से वहां मौजूद हैं, उनके लिए राशन, असला पहुंचाना कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है कि कम से कम समय में हम उनको पहुंचाएं। तो इसके लिए टनल्स का एक बहुत आवश्यकता किसी भी विकसित देश के लिए होती है। टनल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और करीब 50 साल से हमारे देश में टनल्स बनाई जा रही हैं और दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। अगर देखा जाए तो ज्यादातर टनल्स हमारी सफल हुई हैं और ये भी उसी दिशा में ही एक टनल का निर्माण किया जा रहा था। परंतु ये जो आकस्मिक दुर्घटना हुई है उसके बहुत से तकनीकी कारण हो सकते हैं जिस पर टिप्पणी करना उचित तो नहीं होगा। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है
हमारे जो मजदूर भाई वहां पे मौजूद हैं उनको हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लें। अब जो एनडीआरएफ ने जो पद्धति अपनाई है वो बहुत ही मनोयोग के साथ और बहुत ही सुनियोजित तरीके के साथ उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और जो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। यही एक तरीका है कि हम अपने मजदूर भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। रही बात टनल की, जैसे आपने पूछा, टनल बनाना किसी भी विकसित देश के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है। इसमें चुनौतियां जरूर और होती अभी हैं। आप सर यहाँ पर रेस्क्यू के समय इस टनल के भीतर जो काम होता हुआ देख रहे हैं, तमाम डिफरेंट डायमेंशंस पर जो काम हो रहे हैं, वो उसमें कुछ आप कुछ ऐसा जो आपका खास तौर से ध्यान खींच रहा हो, जिसका आप उल्लेख करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि सब कुछ वहां पर जो किया जा रहा है वो तो बेस्ट एफर्ट्स हैं जो डाले जा रहे हैं? जो हमारी एनडीआरएफ की टीम ने जो पद्धति अपनाई है वो बिल्कुल सही अपनाई है, बिल्कुल सही तरीका वो अपना रहे हैं। ये अत्यंत आधुनिक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इस समय परिस्थितियां हैं वहां पे, जैसे अभी आपके चैनल पे दिखा रहे थे कि वो गर्डर आ गया वहां पे, उससे पहले कुछ लोहे की सरिये वहां पे थे जिनको काटना ड्रिलिंग मशीन के लिए संभव नहीं होता, परंतु ये बहुत अच्छा संकेत है कि वहां पे उसको वेल्डिंग कटर के द्वारा उस सरियों को काटा जा रहा है। तो जो पद्धति अपनाई जा रही है, मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हूँ और पूरी तरह से सहमत हूँ। आइए वहां से अपडेट दिलाता हूं सर आपको। हमारी संवाददाता बरखा वहां मौजूद है, उसके फौरन बाद देवनाथ सर मैं आपके पास आने वाला हूं। बरखा के पास क्या अपडेट्स आइए उनसे लेते हैं। बरखा, ओवर टू यू। दिनेश जी, अभी यहाँ पर जो पीएमओ ऑफिशियल हैं भास्कर खुलबे जी, उनसे बातचीत यहाँ पर की गई थी, तो हमने उनसे पूछा है कि सर आप अगर टाइमलाइन का थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उनका ये कहना है काम अभी चल रहा है, पेस अगर स्लो है तो वो समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे कर पूरे के पूरे इस काम को अंजाम दिया जाए। और अभी जो बोला जा रहा है, देखिए उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 12 से 15 घंटे अभी भी लग सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 12 से 15 घंटे का वक्त का जिक्र जो है वो खुद पीएमओ ऑफिशियल कर रहे हैं। वो ये देखिए, टाइमलाइन वैसे बिल्कुल नहीं दी जा रही है, टाइमलाइन वैसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दी जा रही, नहीं बताया जा रहा, लेकिन इस वक्त पर, इस मौजूदा वक्त पर यह बात जरूर कही गई है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया उनसे सवाल कर रहा है, रिलेटिव्स उनसे सवाल कर रहे हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है अभी इस वक्त में कि कितना वक्त यहाँ पर लगने वाला है। काम जो है वो जरूर चल रहा है। अभी फिलहाल लास्ट के 2 पाइप्स, मैं आपको बता दूं दिनेश जी, 2 पाइप्स का मतलब हुआ करीब करीब 12 मीटर की जो दूरी है, और इससे पहले जो आखिरी 3rd पाइप है उसकी वेल्डिंग की जा रही है। ये जो सारी जानकारी है वो निकलकर अभी फिलहाल सामने आ रही है। एनडीआरएफ ने पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा इसकी जानकारी है वो साझा कर दी है। मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं, वीके सिंह पहुंचे थे, डीजी एनडीआरएफ लगातार यहां पर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अंदर जब पहुंचेंगे तो किस तरह से काम होगा, कैसे जो अंदर सबसे ज्यादा कोई ऐसा मजदूर है जो बुरी स्थिति में है स्वास्थ्य के मद्देनजर, तो सबसे पहले एक एक कर उनको वहां पर बाहर निकाला जाएगा। पूरी की पूरी ड्रिल जो है वो चल रही है। एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस है वो स्टैंड बाय पर हैं। यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल मौजूद है, चिनुक आ चुका है, और यहाँ से नजदीक में जो हेलीपैड है वहां से अगर जरूरत पड़ती है तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार जो है वो लंबा हो सकता है। कम से कम पीएमओ ऑफिशियल की इस बात से तो इसी ओर इशारा होता है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल होगा। और उन्होंने ये कहा, देखिए हमने ये भी सवाल उनसे पूछा था कि सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परेशानियां आ जाए। अगर परेशानियां नहीं आती हैं, ये 12 से 15 घंटे तब बताए गए हैं जब किसी भी तरह का कोई जो बाधा है वहां पर नहीं पड़ती है, तब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 12 से 15 में हर रेस्क्यू में अपने चैलेंजेस होते हैं बरखा, लेकिन इस रेस्क्यू में फिलहाल एक राहत ये है कि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो पैनिक में नहीं है, उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है, उनको खाना पानी दवाई पहुंच चुकी है, और वो भी जानते हैं कि ये वक्त की बात है, अभी नहीं तो थोड़ी देर में वो बाहर होंगे, उनको ये मालूम है, इसलिए वो रिएश्योर्ड हैं। और ये मुझको लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूती देती है। देवनाथ सर के पास मैं जाना चाहूंगा, क्या देवनाथ सर आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मजदूर जो हैं वो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, उन्होंने अपने परिवार के साथ बात कर ली है, उनके लिए पानी जा रहा है, अब उनके लिए हवा ऑक्सीजन पंप की जा रही है, और उससे भी अच्छी बात है कि साइकोलॉजिस्ट ने, साइकियाट्रिस्ट ने उनसे बात कर ली है, उनका मनोबल हाई है। सारे जो मजदूर हैं वो बहुत ही उत्सुकता से देख रहे हैं कि कुछ घंटों में उनका रेस्क्यू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब भी कहीं पर भी ऐसा दुर्घटना होती है तो वहां पे अगर 2, 4, 6 से ज्यादा लोग हों तो वो आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। एक और चीज मैं बताता हूं कि इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएमओ के लेवल पर पूरे रेस्क्यू एफर्ट को कोऑर्डिनेट किया गया है। ना सिर्फ होम मिनिस्ट्री, एनडीआरएफ, वरन पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक्सपर्टीज को वहां भेजा है। पीएमओ के ऑफिस से आदेश मिलने के बाद से ही एनएचएआई के जो एक्सपर्ट्स हैं ये सोचना पड़ेगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाती है और एनएचएआई उस सड़क को चौड़ा करती है, मजबूत करती है। राइट। और एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमने इस बार हेल्प लिया है नेशनल लेवल, वो है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को दशकों का एक्सपीरियंस है, जहां उन्होंने बहुत ही दुर्गम और मुश्किल इलाकों में टनल बनाए हैं और उनको आइडिया है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। उनको तो हाइड्रो टनलिंग तक का एक्सपीरियंस है और इसलिए वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है। और ये जो मुट्ठी बनी है, ये जो समेकित प्रयास किए जा रहे हैं, हर कोई लगा हुआ है और एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं और पीएमओ निगरानी कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल विल इसको सपोर्ट कर रही है, ये इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत मजबूती देती है। रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी फेज में है, लेकिन इस दौरान रेस्क्यू टीम के सामने एक चुनौती थी। गर्डर आने से कुछ बाधा आई, देश की जांबाज टीम ने इस बाधा को कैसे दूर किया, ग्राफिकल एलैबोरेशन देखिए जरा, नैना आपको समझा रही हैं। सिरकियारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में कई तरह की दिक्कतें आई, कई तरह की परेशानियां आई और सबसे महत्वपूर्ण जो परेशानी का पड़ाव था वो आखिरी चरण में ये गार्डर। और देखिए इस गार्डर को कैसे एनडीआरएफ की टीम ने इस पाइप के अंदर जाके जो एक तरह से एस्केप टनल बनाया, पैसेज बनाया, उसमें एनडीआरएफ की टीम गई, गैस कटर से सारे पाइप्स को निकाले गए। देखिए कैसे एक एक करके गैस कटर के माध्यम से ये पाइप जो है वो गिरे, पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरे पाइप की भी चिंगारी आप देख रहे हैं। कैसे कड़ी मशक्कत के साथ में, हालांकि एनडीआरएफ की टीम को भी इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यही वो टनल का रास्ता है जो खास तौर से इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। देखिए अब ये रास्ता क्लियर हो चुका है, इसके साथ ही अब आसान हो चुका है ये पूरा रास्ता और ऐसे ही अब एनडीआरएफ की टीम जिन्होंने इस पूरे रास्ते को क्लियर किया और अब ये मान के चलिए अब कोई हडल नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सभी कर्मवीर इसी तरह से बाहर निकलेंगे। और आप समझिए एनडीआरएफ की टीम पहले अंदर दाखिल होगी, यहाँ पर पहले उनको ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जाएगा। जो इस खासतौर से इस टनल से बाहर निकलेंगे, अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो बाकायदा उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में स्ट्रेचर के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा। एक एक करके इसी टनल के माध्यम से जो लगातार कोशिश की गई है एक बनाने की और यहाँ से एस्केप प्लान जो है वो लगातार किए गए हैं। माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब सफलता मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो खासतौर से इन कर्मवीरों को बाहर निकालने के लिए आ रही थी वो इस पूरे रास्ते में मलबे के साथ में हमने देखा पहले आयरन रॉड के साथ साथ उसके बाद में एक बड़ा गार्डर नजर आया और एक एक करके वो तमाम हडल्स कैसे हमारी रेस्क्यू टीम ने पूरे किए हैं। अब यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए इसी तरह से अब जो एनडीआरएफ की टीम है इस टनल को वो क्रॉस करते हुए, इस पैसेज को क्रॉस करते हुए जो पाइप बनाया गया है, जो पैसेज बनाया गया है, उससे टीम अंदर आएगी रेस्क्यू पाइप के जरिए और फिर वो टीम पहुंचेगी यहाँ पर इन तमाम कर्मचारियों के बीच में जो लगातार 12 दिनों से यहाँ पर फंसे हैं। और माना जा रहा है कि 12 दिनों के बाद में आखिरकार इन टीमों को लेकर, इन तमाम लोगों को लेकर इसी रेस्क्यू पाइप के जरिए से जो टीम है वो बाहर निकलेगी और बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है कि नैना पूरी खड़ी हुई है, उतना बड़ा पाइप नहीं होगा, ये इतनी जगह नहीं होगी। लेकिन आपको प्रतीकात्मक रूप से ये बताने के लिए कि ये चल कैसे रहा है, ये आपको समझाने के लिए ये पूरा एलैबोरेशन था। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल था, गर्डर ऑब्स्टिकल, जिसके 3 डिफरेंट पाइप्स थे, उसको काटकर हटा दिया गया है। ये जब किया गया तो ये आसान क्यों नहीं था? क्योंकि गैस कटर के जरिए किया जाना था। गैस कटर को भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए थी और जो वहां पर रेस्क्यू कर्मी हैं जो ये काम कर रहे हैं उनको खुद को भी ऑक्सीजन चाहिए थी। तो पहले वहां ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर की जानी थी और वो ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर होने के बाद इसको काटा जाना था और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था जो पूरा कर लिया गया। अब ये ऑब्स्टिकल जो कहा जा रहा है कि अब सारे ऑब्स्टिकल खत्म हो गए, अभी तक मालूम सारे ऑब्स्टिकल खत्म हो गए, अभी तक जो पता चले वो सारे ऑब्स्टिकल खत्म हो गए। क्योंकि अगर ये 50 मीटर की दूरी पर था ये गर्डर, तो उसके बाद 12 मीटर की दूरी अभी बाकी थी। अब 12 मीटर की दूरी में जब वो ड्रिलिंग की जा रही है और वहां पर ये पाइप डाला जा रहा है, तो क्या कोई और ऑब्स्टिकल भी आ सकता है या नहीं आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है सत्येंद्र सर। मतलब ये, क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है ना क्या होगा, तो हो सकता है कुछ और अननोन अभी तक वो अनफोर्सीन सामने आए। जी बिल्कुल, अभी कुछ भी कहा जा सकता है, चूंकि अंदर सीमेंट का मलबा और जो कुछ लोहे के गर्डर्स और सरिये जो गिरे हैं ऊपर से वो उस मलबे में दबे हुए हैं, तो इसमें सीमेंट भी आ सकता है, सरिया और लोहा भी आ सकता है। परंतु जो हमारी तैयारियां हैं
रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो सब उन बाधाओं को पार करने में सक्षम है। हम उन सब बाधाओं को पार कर लेंगे और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे और हम सकुशल अपने सभी मजदूरों को वापस निकाल पाने में सफल होंगे। अब पूरे देश की दुआएं जी एनडीआरएफ जी, टीम मैं के एक साथ चीज समझना चाहता हूं सर, एसओपीज बनाना या प्लानिंग बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, जाहिर है इसमें उन चीजों का, क्योंकि सर आपने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का आपका ये अनुभव, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो रेस्क्यू के दौरान अनफोर्सीन चीजें आती हैं, उसको जब आप फैक्टर इन करते हैं तो कैसे करते हैं, और उसके लिए फिर क्या कोई इसको प्रीएम्प्ट करते हुए प्लान बनाया जाता है, वो जब जैसे आए उस समय आपकी स्पॉन्टेनिटी के साथ बुद्धि लगाइए और उसको पार कीजिए, ये होता है? नहीं, वो ऑलरेडी हमारा सेट ड्रिल होती है, ऑलरेडी एसओपीज वगैरह बनाई जाती है जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। अब बीच में कोई नई चेंजेस आई, जैसे अभी आया है, तो इसके बाद बहुत से नॉर्म्स चेंज हो गए। मैं आपको बता दूं, अभी जो एनएचपीसीआई का है या जो भी ऐसे एस्कुलेशंस करते हैं, इसमें बहुत से चेंजेस नोट किए गए हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, और हम एसओपी में भी इसको चेंजेस लाएंगे, 2-3 पॉइंट ऐड किए जाएंगे, तो उसी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो यही है कि कैसे भी इनको बचाया जाए, और जैसे ही हम सुरंग हमारी टच करेगी या हम लोग वहाँ पहुँचेंगे टारगेट एरिया में, तो हमारे जवान क्रॉलिंग करके बीए सेट के साथ जाएंगे, और साथ में स्ट्रेचर होगी जो मूविंग स्ट्रेचर होगी। राइट जी, और यहाँ से एक तस्वीर आ रही है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देवभूमि है, यहाँ देवताओं का हर एक कण में निवास माना जाता है, और इसीलिए जब आप डेवलपमेंट के काम कर रहे होते हैं तो कई बार ये भी मुमकिन है कि कोई गुस्ताखी हो गई हो, और इस बात को भी आप अलग नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हर एक बात को फैक्टर इन कर लेने के बाद भी आपको सुपरनैचुरल पर छोड़नी पड़ती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक तस्वीर आई है, सीएम धामी की बौख नाग देवता की पूजा की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सभी श्रमिकों की सलामती के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, बौख नाग देवता की पूजा करते हुए। और ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीर, और आपको मैं बताऊं, यहाँ एक मंदिर था जिसको डेवलपमेंट के काम के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से शिफ्ट किया गया था, लेकिन एक टेम्पररी मंदिर वापस उस जगह बनाया गया है, और वहां पर जाकर न सिर्फ पुष्कर धामी आपको हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इससे पहले अर्नोल्ड डिस्क जो कि दूसरी जगह से आते हैं, दूसरी संस्कृति से आते हैं, उन्होंने भी यहाँ पहुंचकर काम शुरू करने से पहले जाकर यहाँ आशीर्वाद लिया। और उसके बाद देवनाथ सर, ये हमारे देश की खासियत है कि हम इस तरह के मौकों पर भी अपनी रूट्स को भूलते नहीं हैं और अपने स्पिरिचुअलिज्म को, रिलीजियस अप्रोच को साथ में लेकर चलते हैं। देखिए, देश जब कोई बड़ा काम करता है तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी परंपरा रही है कि हम हमेशा किसी भी शुभ काम के पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके दौरान भी पूजा करते हैं, और शुभ काम कंप्लीट होने पर भी पूजा करते हैं, और हम ऐसे भी पूजा करते हैं कि कोई भगवान नाराज ना हो। लेकिन ये टेक्निकल बात मैं जरा बात कर लूं। देखिए, आज सबसे बड़ी देश की उपलब्धि क्या रही है कि मैं एयरफोर्स में था, और मुझे इस पे गर्व है कि इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान से देश के दूर दराज के क्षेत्रों से, इंदौर से 22 टन का एक रेस्क्यू मशीन C-17 में रखकर देहरादून तक लाया गया। इसी तरह से देश के दूसरे देशों क्षेत्रों से जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स थे, वोल्केनिक और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स थे, उनको इंडियन एयरफोर्स ने मूव किया। खास बात यह है कि जब देहरादून में ये सब ऑफलोड हुआ तो वहां से जितना भी इक्विपमेंट इस टनल तक ला सकते थे, इंडियन एयरफोर्स के जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक, उसमें अंडर स्लंग ऑपरेशन के द्वारा इनको सुरंग तक लाया गया। इसके बाद भी वहां पर मतलब नीचे लटका कर, जी हाँ, क्योंकि इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा था। चिनूक के अंदर भी बहुत बड़ा कैबिन होता है, लेकिन इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा था, उसको अंदर डालने में थोड़ी असुविधा आ रही थी, तो अंडर स्लंग यानी नीचे आप उसको लटका कर ले जाते हैं। अभी भी इंडियन एयरफोर्स के जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हैं वहां पे तैनात हैं। जैसे ही ये बहादुर मजदूर बाहर निकलेंगे, उनमें से अगर कोई शिथिल है, बीमार है या थोड़ा सा कमजोर है, तो उसको तुरंत इस हेलीकॉप्टर में रखकर सबसे बड़े नियरेस्ट हॉस्पिटल में लिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी सुरंग को जब बनाते हैं तो एक जियोलॉजिकल स्टडी की जाती है, जिसमें उसका जो रॉक फॉर्मेशन है उसकी स्टडी की जाती है, इग्नियस रॉक है, वोल्केनिक रॉक है, और वो रॉक की स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि सॉफ्ट सॉइल होता है, हार्ड सॉइल होता है, सॉफ्ट सॉइल होता है, हार्ड सॉइल होता है। कई बार ये सॉफ्ट एंड हार्ड सॉइल एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं। ऐसा हो सकता है कि 10 साल के बाद भी ये स्लाइड कर दिया जाए।
तो ये जो स्टडीज हैं इनको करने के बाद ही एक टनल की बोरिंग होती है। इस टनल में सबसे बड़ी दुविधा क्या हो रही थी कि जैसे ऊपर से मलबा गिरा और जैसे ही आप उस मलबे को शुरुआती दिनों में साफ कर रहे थे तो और मलबा आ रहा तो अब उस और मलबा को ना आने के लिए ये अप्रोच की गई कि पहले एक पाइप को घुसाया जाए ताकि ऊपर का जो मलबा है वो स्टेबलाइज हो जाए और नीचे ना गिरे। भूगोल वाले चैप्टर को एक बार रिफ्रेश कर दिया आपने, इग्नियस रॉक याद दिला दी आपने, मेटामॉर्फिक रॉक याद दिला दी और साथ में सेडिमेंट्री रॉक मुझे याद आ गई। लेकिन इस समय टनल में फंसे कर्मचारियों के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। देश भर में कर्मचारियों की सलामती के लिए दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, पूजा की जा रही है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विशेष पूजा अर्चना कर्मचारियों की सकुशल निकासी के लिए मां गंगा की आरती के साथ की गई। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। श्रमिकों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए अब पूरे देश में दुआ और प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। और इस वक्त देखिए हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो लोग आए हैं, चूंकि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाट पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से श्रमिकों की जिंदगी पर जो आफत आई है उसको टालने के लिए जो लोग हैं वो अपने स्तर से जगह जगह जो भी जहां है वो प्रार्थना कर रहा है। चूंकि लगभग 10 दिन से अधिक का वक्त गुजर चुका है और इन श्रमिकों को अभी तक नहीं निकाला जा चुका है, लिहाजा हर पल जो है वो इनकी जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि न सिर्फ पूरे देश से बल्कि जो सरकारें हैं वो भी लगातार कोशिशें कर रही हैं। वर्ल्ड लेवल की जो रेस्क्यू टीम है वो इस वक्त उत्तरकाशी में पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब 140 करोड़ लोगों के हाथ दुआ के लिए उठते हैं, प्रार्थना के लिए उठते हैं, तो निश्चित तौर पे भगवान भी उनकी सुनते हैं। हमारे साथ देखिए पंडित जी हैं। पंडित जी, किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ करा रहे हैं आज? इनका पूजन हो रहा है। जो हमारे उत्तरकाशी में सुरंग में जो फंसे हुए श्रमिक हैं उनके लिए प्रबोधनी एकादशी के पर्व पे ये लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल गंगा मैया काशी विश्वनाथ की कृपा होगी, सकुशल वो बाहर आ जाए। हमारे उत्तरकाशी में जो फंसे हुए हैं सुरंग में जो लोग, उनके लिए हम लोग काशी विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा से और माँ गंगा से पूजन कर रहे हैं, जो वो लोग यथाशीघ्र बाहर निकलें। इसी के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, जो जितना भी शीघ्र हो वो लोग बाहर निकल जाएं। देखिए, हालांकि हमारी जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं, न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य की सरकार भी, जो वर्ल्ड लेवल की जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं आप? सर, मेरा प्रार्थना मेन मोटो एक ही है कि गंगा में से प्रार्थना है कि जो लोग सुरंग में फंसे हैं वो यथावत सकुशल रहे और सकुशल वापस आ जाए। सकुशल वापसी हो जी, सकुशल वापसी हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँ, भगवान काशी विश्वनाथ जी से और अन्नपूर्णा माता से यही कहूंगा कि सकुशल वापसी उनकी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ आपने देखा और ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर पूरा दल बल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट, यहाँ पूरे अमले की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है। साथ में जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रेचर्स की तस्वीरें। और ये एम्बुलेंसेस 41 एम्बुलेंसेस वहां पहुंचाई गई हैं। ये 41 एम्बुलेंसेस तो हैं ही, साथ में चिनूक को भी स्टैंड बाय रखा गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर अगर किसी को फौरन ही एयरलिफ्ट करके वो जो हॉस्पिटल है वहां तक ले जाए जाने की जरूरत है तो उसकी भी पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझिए, ये जो पाइप डाला गया है, इस पाइप से जब निकाला जाएगा लोगों को तो क्या उस दौरान, क्योंकि ये जो 62 मीटर की जो ये पाइप की टनल होगी एक तरह से समझ लीजिए, वहां से जब लोगों को खींचा जाएगा तो क्या उस दौरान इस पाइप में भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी? सर, यस बिल्कुल। कारण ये है कि पाइप में इतना कम गैप है कि अच्छा, और दूसरा लोगों को जो लेके आएंगे वैसे तो BA सेट लगा के आएंगे। एनडीआरएफ वालों के पास BA सेट क्या होता है सर? ये ब्रीदिंग एपरेटस सेट होता है। अच्छा। जिसमें ऑक्सीजन होती है, एनडीआरएफ हमेशा रखती है अपने साथ और उसी के बेस पे ये काम करते हैं। अच्छा। और अभी ये लोग तो लगाएंगे, लेकिन अंदर जो बहुत सिक होंगे जिनको पहले निकाला जाएगा उनको ये BA सेट लगाए जाएंगे और उनको लिटा के स्ट्रेचर पे ड्रैग करके निकाला जाएगा। और इसके साथ ही जो है मैं इसके सर थोड़ा सा ना डायमेंशंस भी समझना चाहता हूं। देवनाथ सर, ये जो हमको बताया जा रहा है कि 900 mm का पाइप, उसके नीचे 800 mm का और उसके अंदर 700 mm का पाइप, तो 700 mm पे पाइप, अब जैसे ये मतलब इस कंधे से कंधे अगर मेरा देखा जाए, मतलब मुझको निकालना है अगर वहां से, तो कितना उसके लिए पर्याप्त है, कितना होगा ये? हाँ, देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। ये डिपेंड करता है कि एस्केप टनल जो है हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अब इस केस में तो एस्केप टनल जो है उसमें अगर 700 mm का है तो वो जो वर्कर है
वो उसके अंदर से क्रॉल भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, यानी घुटनों पर और एल्बो पर क्रॉल भी कर सकते हैं। स्ट्रेचर जो है, ये जो स्ट्रेचर है, स्पेशल स्ट्रेचर है जिसमें दोनों तरफ रोप लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, ताकि इनको आसानी से स्ट्रेचर को स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सके। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल टनल की बात। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वर्टिकल टनल भी, आज भी इस केस में भी एक वर्टिकल टनल बनाई गई थी। तो वर्टिकल टनल जब बनाई जाती है तो उसमें कम से कम रिक्वायरमेंट है 18 इंच चौड़ा होना चाहिए, आदमी का शोल्डर की चौड़ाई। तो क्या होता है कि एक एस्केप कैप्सूल बनाई जाती है जो कि या तो फ्लेक्सिबल जियो फैब्रिक मटेरियल का बना होता है, जैसे एक बड़ा सा बैग, या एक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ये नोटपैड खोल दूं, इसका स्क्रीन का नोटपैड, और उसमें ड्रॉ करके हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 कर्मचारियों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सभी कर्मचारियों को सलामत टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन जिंदगी में कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। यहां पर मैं आपको ये दोनों ही तरफ आप देखेंगे अगर, तो क्या क्या किया जा रहा है वो आपको दिखाई देगा। जेसीबी मशीन, बर्मा मशीन, और किस मशीन का क्या काम है वो आपको मैं बताता जा रहा हूं। ऑगर मशीन के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं, किस मशीन के जरिए क्या किया जा रहा है। ये जब लगातार खुदाई हो रही है तो वो जो मलबा निकल रहा है, ये जो मलबा गिरा है उस मलबे को खोदा जा रहा है, और ये जो मलबा निकल रहा है खुदाई के बाद का, उसको हटाना पड़ रहा है वहां से। 6 इंच पाइपलाइन, ऑक्सीजन और खाना जिसके जरिए कॉम्प्रेस्ड तरीके से भेजा जा रहा है। वॉकी टॉकी से लगातार बातचीत की जा रही है, और यही बेतार का तार यहां पर असल में इसके जरिए बातचीत हो रही है। अमेरिकन ऑगर मशीन 5 M/H की स्पीड से 5 मीटर पर आवर। क्या ये इतना ही होगा सर? हाँ, सॉफ्ट सॉइल में अगर उसमें हार्ड रॉक नहीं है या जैसे कोई मैकेनिकल कोई आयरन की चीज ना आ जाए तो सॉफ्ट सॉइल में इस स्पीड से चलती है। ठीक है, तो एंडोस्कोपिक कैमरा जिससे आई तस्वीर आपने देखी, ट्रेंचलेस टेक्निक, सड़कों नदियों के अंदर खुदाई और पाइप बिछाने की तकनीक होती है, उसके जरिए ये पाइप यहां पर बिछाया जा रहा है। लेकिन ये अपडेट्स आगे भी जारी है। मैं कोशिश करूंगा देवनाथ सर आपको ड्रॉ करके बता सकें कि वो कैसे हो रहा है। फौरन हाजिर होते हैं।